नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की लिटरेचर बुक कृतिका भाग 2 के पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक के अभ्यास के सभी प्रश्नों को करेंगे। इस पाठ का सार हम पहले ही कर चुके हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आपको ये चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना मिलती रही। तो आइए अब हम प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। सबसे पहले है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। यहाँ मैं इसका उत्तर देने से पहले बच्चों आपको कहना चाहूंगी कि हमें सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में, अपनी सरल भाषा में सोच समझकर उनके उत्तर हमें देनी चाहिए। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम मानसिकता को दर्शाती है। इसे पता चलता है कि वे स्वतंत्र होकर भी अंग्रेजों के प्रभाव से प्रभावित हैं। उन्हें अपने उस मेहमान की नाक बहुमूल्य लगती है जिसने भारतवर्ष को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे उन्हें सम्मान देकर अपनी दासता की भावना को प्रमाणित करना चाहते हैं। इस पाठ में लेखक ने भारतीय संस्कृति की अतिथि देवो भव यानी भारत की यह संस्कृति रही है कि अतिथि को भगवान के समान माना गया है, तो उस परंपरा पर प्रश्न चिन्ह अवश्य लगा दिया गया है। उनका कथन है कि अतिथि का सम्मान करना उचित है किंतु अपने सम्मान की बलि देकर नहीं, कि हमें अतिथि का, हमारे गेस्ट का सम्मान तो करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हमें हमारे सम्मान का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उसकी हमें बलि नहीं देनी चाहिए, हमें अपना अपमान करवा के दूसरे को सम्मान नहीं देना चाहिए। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था उसकी क्या परेशानी थी और उसके परेशानी को आप किस तरह सही मानते हैं, ये आपको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना है। इसका उत्तर देखते हैं। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण रानी के द्वारा भारत, नेपाल और पाकिस्तान के दौरे के समय पहनी जाने वाली पोशाकों की विविधता, सुंदरता और आकर्षण था। यानी वो अलग अलग टाइप के भी हों, सुंदर भी हों और आकर्षक भी हों, अट्रैक्टिव भी हों। दर्जी की परेशानी उसकी अपनी दृष्टि से तर्कसंगत थी। वह हर व्यक्ति यानी हर मनुष्य अपने द्वारा किए गए कार्य को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत करना चाहता है, यानी हर कोई अपने काम को बेस्ट करना चाहता है ताकि वो दूसरों की प्रशंसा को, यानी दूसरों की वो प्रशंसा को पास के, सभी उसी तारीफ को पास के। रानी एलिजाबेथ उस देश की रानी थी जिसने उन देशों पर राज्य किया था। अब वो उस दौरे पर वहाँ जा रही थी, इसलिए वहाँ के मौसम के अनुसार उनके पहनावे ओढ़ावे का भी विशेष ध्यान रखना था। यानी वहाँ किस प्रकार का मौसम है उसके अनुसार भी उसके कपड़े वहाँ होने चाहिए और किस प्रकार का जो फंक्शन है उसका भी उन्हें ध्यान रखना था। दर्जी की परेशानी यह थी कि वह भारत, नेपाल और पाकिस्तान के दौरे पर रानी कौन सी ड्रेस कब पहनेंगी यह उसको नहीं पता था। रानी के कपड़े उनकी मर्यादा के अनुकूल होने चाहिए, यानी वो एक बड़े देश की रानी थी और उसकी पर्सनैलिटी के अनुकूल ही, मर्यादा के अनुकूल उसके कपड़े होने चाहिए। यदि दर्जी से कोई चूक हो जाती या कोई गलती हो जाती तो उसे रानी के क्रोध का सामना करना पड़ता। यही कारण है कि दर्जी रानी के लिए अति सुंदर एवं आकर्षक पोशाक बनाना चाहता था। अगला प्रश्न देखते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। यानी रानी एलिजाबेथ को दिल्ली में आना था, तो दिल्ली को उनके स्वागत के लिए किस प्रकार से तैयार किया गया, किस प्रकार से उस दिल्ली को सजाया गया, ये क्या क्या प्रयत्न किए गए, ये हमें अपनी भाषा में यहाँ लिखने होंगे। तो जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ भारत की यात्रा करने का निश्चय किया तो भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली की शोभा के माध्यम से सारे देश की झलक दिखाने का भाव उत्पन्न हो गया होगा।
और इसके लिए हर तरह से, हर प्रकार से, हर स्तर पर अनेक प्रयत्न किए गए होंगे। जैसे नई दिल्ली की सड़कें टूटी फूटी थी, तो उन्हें ठीक करके उनकी साफ सफाई की गई होगी, उनकी मुरम्मत की गई होगी। पुराने भवनों को संवारा व सजाया गया होगा। हर चौराहे को रानी के स्वागत हेतु बंधनवार और फूलों से सजाया गया होगा। और रानी के स्वागत के लिए रंग बिरंगे बोर्ड तैयार किए गए होंगे। सड़कों के किनारे सुंदर सुंदर पौधों से सजे हुए गमलों को रखा गया होगा। ठीक है। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया होगा ताकि ज़्यादा धूल न उड़े। रोशनी की व्यवस्था के लिए रंग बिरंगे बल्ब लगाए गए होंगे। सड़क के दोनों ओर दोनों देशों के ध्वज लहराए गए होंगे, यानी भारत का भी और इंग्लैंड का भी, दोनों देशों के झंडे वहां लगाए गए होंगे। और फौज की टुकड़ियां भी तैनात की गई होंगी, यानी सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? यानी जो चर्चित हस्तियां हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उन वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उस प्रकार की आदतों को, मतलब आम लोगों को के सामने उनका वर्णन करने का जो दौर चल पड़ा है, इस प्रकार की पत्रकारिता में आपके क्या विचार हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं। इसमें आपके विचार लिखने हैं कि आपको ये क्या सही लगते हैं या गलत लिखते हैं। तो हम इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं, आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो आज की पत्रकारिता चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के बारे में कुछ न कुछ लिखने में गर्व का अनुभव करती हैं। ऐसी पत्रकारिता अनावश्यक है, यह राष्ट्र हित के लिए सही नहीं है, क्योंकि ऐसी पत्रकारिता युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रही है। ठीक है। पत्रकारिता लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है, जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में, पहरेदार के रूप में समाज तथा राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका सशक्त होना आवश्यक है, यानी पत्रकारिता का शक्तिशाली होना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे समाज और राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी पत्रकारिता से मनोरंजन भी होता है, किंतु ऐसी खबर को अखबार की प्रमुख खबर के रूप में नहीं छापना चाहिए। इस प्रकार की खबरों से सिर्फ हमारा मनोरंजन होता है, तो इसको मुख्य खबर के रूप में हमें, मतलब अखबार में नहीं छापना चाहिए। भाग है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? यानी जो ये चर्चित हस्तियों के विषय में जो वर्णन करते हैं, तो वो युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है, इसमें आपके विचार लिखने हैं। तो इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता को रहन सहन के तौर तरीके और फैशन के प्रति अवश्य जागरूक करती है, यानी तौर तरीके और फैशन के प्रति हमें जागरूक करती है, किंतु इसका कभी कभी इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि युवक युवतियां पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा फैशन की ओर अधिक ध्यान देने लगते हैं, यानी वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और सिर्फ फैशन की तरफ उनका ध्यान चला जाता है। युवा पीढ़ी नायक नायिकाओं और खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानते हैं और वे उनकी नकल करने लग जाते हैं। इससे उनका ध्यान जरूरी बातों से हट जाता है, यानी अपने लक्ष्य से उनका ध्यान भटक जाता है। लक्ष्य को भुलाकर सजावट में समय और धन खर्च करते हैं, यानी बेकार की चीज़ों में वे अपना समय और धन खर्च करते हैं। तो ये इस प्रकार की पत्रकारिता सही नहीं है, इसको मुख्य रूप से नहीं छापना चाहिए। आगे है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? यानी जॉर्ज पंचम की लाट की जो नाक टूट गई थी, उसको दोबारा से लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या किया, वो हमें यहाँ लिखना है। तो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः यानी दोबारा लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक यत्न किए। उसने सबसे पहले वैसा ही पत्थर खोजने के लिए देश भर के पर्वत छान डाले जिससे उसकी मूर्ति बनी हुई थी, यानी उसने देश के सभी पर्वतों को देखा कि जिससे इसकी मूर्ति बनी हुई थी, उसी जैसा पत्थर ढूंढने के लिए। आगे है, सरकारी फाइलें भी ढूंढी ताकि वहाँ से कोई अता पता चल सके कि
सिक्का पत्थर कहाँ से लाया गया था ये पता चल सके। देश भर के महान पुरुषों की बनी प्रतिमाओं की नाकों का नाप भी लिया गया, पर वे उससे बड़ी थी, यानी उनका मान सम्मान उससे अधिक बड़ा था। बिहार के सचिवालय के बाहर लगी शहीद बच्चों की मूर्तियों की नाक भी बड़ी मिली। अंत में किसी भी जीवित नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी गई। किसी की भी जीवित नाक काटकर मूर्ति पर लगा दी गई। ये इस प्रकार के उसने मूर्तिकार ने प्रयत्न किए थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। यानी पाठ में जो इस प्रकार के कथन आए हैं जो आजकल की जो मौजूदा व्यवस्था है उस पर जो चोट करते हैं, उस पर जो व्यंग करते हैं, वो हमें यहाँ छांट कर लिखने हैं जो पाठ में आए हुए हैं। प्रस्तुत कहानी में मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले निम्नलिखित कथन आए हैं कि पहला है, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। यानी रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड, मतलब वहाँ के अखबारों में छप रहा था कि रानी वहाँ जा रही हैं, इस बारे में वहाँ चर्चा हो रही थी, लेकिन उसकी जो गूंज है उसके कारण यहाँ पर भी चहलकदमी बढ़ गई थी। तो उसकी क्या है कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई, यानी पहरेदार पहरे के बावजूद भी लाट की नाक चली गई। सभी सहमत थे कि यदि लाट की नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, यानी जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है तो इससे हमारी भी नाक चली जाएगी, यानी हमारी इज्जत नहीं रहेगी कि रानी एलिजाबेथ तो, और ये दूसरे देश इंग्लैंड के लोग क्या सोचेंगे कि हम एक मूर्ति की नाक की रक्षा भी नहीं कर सके, इससे हमारी भी इज्जत नहीं रहेगी। फाइलों के पेट चीरे गए परंतु कुछ भी पता न चला। हर हालत में इस नाक का होना जरूरी है। लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं। तो इस तरह के जो कथन है वो यहाँ हमें लिखने हैं, लेकिन बड़ी होशियारी से, यानी जो जीवित नाक लगानी है वो बड़ी होशियारी से लगानी है। आगे प्रश्न है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। यानी इस पाठ में नाक को मान सम्मान का व प्रतिष्ठा का द्योतक माना गया है, प्रतीक माना गया है, यह इस पाठ में किस तरह से उभर कर आई है वो हमें यहाँ लिखना है। समाज में नाक को मान सम्मान व प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है। नाक को लेकर अनेक मुहावरों की रचना की गई है, यथा यानी जैसे नाक कटवाना, नाक कटना, ऊंची नाक, नाक रखना आदि, इस प्रकार के मुहावरे प्रचलित हैं। यह लेखक ने व्यंग के माध्यम से अनेक बातों द्वारा व्यक्त किया है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन का प्रतीक है। उनकी लाट यानी प्रतिमा से नाक चली जाना यानी उनका अपमान करना था। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वतंत्र भारत जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर उसका खंडन करता है, यानी जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत में नहीं माना जाता। रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन पर सभी सरकारी अधिकारी उनकी आराधना में यानी उनके स्वागत में, उनकी तैयारी में जुट गए। यह कार्य भारत की नाक कटने के समान था। जॉर्ज पंचम विदेशी शासक था, उसकी नीतियां भारत विरोधी थी, यानी भारत के लिए उसने अनेक प्रकार के भारत के लोगों का उसने अपमान किया, अनेक जुल्म ढाए, फिर भी हम उसकी नाक बचाने के लिए हम किस प्रकार से उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो ये हमारी नाक कटने के बराबर था। इसलिए उसकी नाक किसी भारतीय सेनानी से छोटी थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक लगाने के लिए कटिबद्ध दिखाई देते हैं। यानी जॉर्ज पंचम ने हमारे ऊपर इतने कहर ढाए, फिर भी हम उसकी नाक लगाने के लिए किस प्रकार से तत्पर दिखाई देते हैं। तो उसकी नाक लगाने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, अंत में कोई जीवित नाक उस पर लगा दी गई, तो इससे भारतीयों की नाक तो और भी कट गई। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर
किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? तो यहाँ भी किसी भी नेता की और बच्चे की नाक भी उसकी जॉर्ज पंचम की मूर्ति के ऊपर फिट नहीं हुई। तो यहाँ क्या संकेत करना चाहता है, क्या बताना चाहता है लेखक? यहाँ जॉर्ज पंचम की नाक सभी भारतीय नेताओं और भारतीय बच्चों की नाक से छोटी थी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि भारतीय नेताओं और बलिदान देने वाले बच्चों का मान सम्मान जॉर्ज पंचम की नाक से अधिक था, यानी उनका मान और सम्मान अधिक था, जॉर्ज पंचम का नहीं था। यहाँ तक कि छोटे बच्चे का भी मान सम्मान जॉर्ज पंचम से अधिक था। गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू आदि नेता जो निश्चित रूप से जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक सम्माननीय थे, यह संकेत करना ही यहाँ लेखक का लक्ष्य रहा है कि हमारे देश के जो नेता हैं, जो हमारे आज़ादी के लिए लड़े थे, वो हमारे लिए जॉर्ज पंचम से बहुत ज़्यादा सम्माननीय है। यही यहाँ लेखक संकेत करना चाहता है। आगे है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया गया है? यानी जब जिंदा नाक लगा दी गई तो अखबारों में किस प्रकार की खबर छपी गई थी, किस प्रकार उसको प्रस्तुत किया गया था, वो यहाँ लिखना है। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को केवल इतना ही प्रस्तुत किया कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। सिर्फ ये एक लाइन लिखी गई थी। उस दिन इस लाइन के अलावा पूरा अखबार खाली था। न किसी समारोह की खबर थी, न किसी के उद्घाटन की सूचना थी। सिर्फ यही एक लाइन यहाँ लिखी गई थी अखबार में। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस कथन के माध्यम से लेखक ने बताया है कि देश में स्वतंत्रता के पश्चात दिल्ली में हर प्रकार की सुख सुविधा थी। केवल जॉर्ज पंचम का अभिमान और मान मर्यादा की ऊंची नाक नहीं थी। यानी अब हमारा देश आज़ाद हो गया था, वहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन जॉर्ज पंचम का जो पहले अभिमान था, मान थी, मर्यादा थी, उसकी यहाँ इतनी तूती बोलती थी, उसका मान सम्मान था, अब वो यहाँ हमारे देश में अब उसका नहीं होता है। अंग्रेजी राज्य में उनके यहाँ तूती बोलती थी, उनका आदेश चलता था, उन्हीं के आदेश चलते थे, किंतु अब इंडिया गेट के पास वाली उनकी मूर्ति की नाक भी शेष नहीं रही, यानी उनका अब मान सम्मान नहीं बचा। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? जब जॉर्ज पंचम की नाक के जीवित नाक लगा दी गई तो उस दिन अखबार भी चुप क्यों थे? जॉर्ज पंचम की मूर्ति को 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक की जिंदा नाक लगाने की जिम्मेदारी मूर्तिकार ने ले ली थी। अखबारों में खबर छप गई कि नाक लगा दी गई है। उस दिन भारतीयों को लगा कि उन सब की नाक कट गई है, यानी किसी एक जिस इंसान ने हमारे देश के ऊपर शासन किया, उसकी नाक लगाने के लिए किसी की जिंदा नाक उस पर लगा दी गई, तो इससे क्या है कि हम सब भारतीयों की नाक मानो कट गई है। संपूर्ण भारतीय जनता का बहुत बड़ा अपमान हुआ। क्या आज देश में उस व्यक्ति की मूर्ति को जिंदा नाक लगा दी गई जिसने भारत को गुलामी की जंजीरों में बांधे रखा था। इसलिए इस अपमानजनक घटना के बाद अखबार चुप थे। अपमान की पीड़ा से व्याकुल होने के कारण अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उस दिन सभी अखबार चुप रहे। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। यदि आप के लिए हेल्पफुल हैं, आपको ये अच्छे लगे, आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।